नमस्कार साथियों, नेटवर्क उद्योग की सच्चाई के दूसरे अध्याय जिसका शीर्षक जीवन यह मेरा है में आपका स्वागत है। यह अध्याय आपको न केवल आपके विषय में बताने का प्रयास करेगा अपितु आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। यह अध्याय हमारी वास्तविकता से हमको अवगत करते हुए भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जीवन यह मेरा है। अपने जीवन को वही वैचारिक भोजन प्रदान करें जिससे आप प्रतिदिन आनंद का अनुभव करें। लोग अधिकांश अपने जीवन को स्वयं के नियमों एवं शर्तों के अनुसार नहीं जी पाते, क्योंकि उनका जीवन कोई और निर्धारित कर रहा होता है। हमें अपने जीवन को स्वयं के लिए कैसे सदुपयोग बनाना है, इसकी शिक्षा हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। हमारी शैक्षिकी व्यवस्था इस प्रकार से खंडित हो चुकी है कि हम आज केवल अक्षरों और शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उसके पीछे का भाव समाप्त हो चुका है। हमें जिस मुख्य बात को प्राथमिकता से लेना चाहिए, हमें वह बात एक बहुत लंबी अवधि के बाद समझ में आती है। हम अपना पूरा जीवन केवल और केवल भागते हुए बिताते हैं, और जब समस्याएं प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगती हैं, तो हम उनके समाधान हेतु अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। एक ओर जहां तकनीकी विकास तीव्र गति से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारा जीवन चिंताओं एवं बाधाओं के मध्य सिमट कर रह गया है। तकनीक वर्तमान में एक ऐसे स्तर को प्राप्त करती जा रही है जो धीरे धीरे हमारी भावनाओं को भी अपने अधीन ले लेती जा रही है। इस पंक्ति को पढ़ने के उपरांत कुछ क्षणों के लिए आप ये सोचने के लिए रुक जाइएगा, क्योंकि इसका भावार्थ क्या वास्तव में क्या निकलता है। मित्रों, आज तकनीक ने जिस स्तर पर विकास कर लिया है, उसमें केवल दो बातों की ही कमी रह गई है। पहला, भावनात्मक रूप से सोचना एवं यथार्थवादी होकर निर्णय लेना। तकनीक यथार्थवादी निर्णय तो आज भी ले रही है, किंतु अभी भावनाएं विकसित नहीं की जा सकी हैं। किंतु जिस प्रकार से कृत्रिम प्रोग्रामिंग अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोग्रामिंग की जा रही है, वह दिन अधिक दूर नहीं है जब तकनीक हमारी भावनाओं को भी समझना प्रारंभ कर देगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने अनुसंधान केंद्रों में इस पर विशेष कार्य कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय सनातन शास्त्रों में लिपिबद्ध पद्धतियों को उपयोग करके नए नए विचारों को विकसित किया जा रहा है। जीवन अत्यंत सरल बनाने के लिए नियमित तौर पर नवीनीकरण पर कार्य हो रहा है। किंतु ऐसी स्थिति में एक सामान्य जनमानस जिसके पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं है, वह और अधिक विचलित होता जा रहा है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार के दायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रति क्षण कार्य करने के लिए बाध्य हो चुका है, उसे इस विषय का भी ज्ञान नहीं रह पाया कि उसका अपना एक व्यक्तिगत जीवन भी है। हमने पूर्व में ही यह समझा है कि किस प्रकार वर्तमान में 5% लोग 90% संसाधनों को सरलता से उपयोग कर पा रहे हैं, एवं 80% लोग 5% से भी कम संसाधनों के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। एक ऐसी मानसिकता विकसित हो चुकी है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याओं के समाधान हेतु कोई दैवीय शक्ति अवतार लेगी और हमारे कष्टों का निवारण भी करेगी। ये बात एक स्तर तक सही है, किंतु प्रत्येक युग में जब कभी भी देवी शक्ति का अवतरण हुआ है, तब सामान्य जनता अत्यधिक कष्ट में जीवन जीने के लिए बाध्य भी रही है। कई प्रकार के पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार के आलेख प्राप्त होते हैं जिनमें इस बात के ऊपर विशेष बल दिया गया है कि मानव जीवन को ही विशेष तौर पर विकसित होना होगा, जिसके द्वारा प्रकृति अपनी ऊर्जा का संतुलन बना सके। प्रत्येक
मानव इस बात को नहीं जान सकता क्योंकि उसका शैक्षिकी स्तर उसे निम्न कोटि के जीवन शैली को जीने के लिए बाध्य करता है। भारतीय एवं वैश्विक शिक्षण व्यवस्था पर हम आगे चर्चा करेंगे, किंतु अभी हमें केवल इस बात पर ध्यान देना है कि मानव किस कारणवश स्वयं के प्रति जागृत अवस्था में नहीं जी पा रहा है। प्रतिदिन हम सभी लोग अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने कार्य विशेष के लिए यात्रा करना प्रारंभ कर देते हैं। इस यात्रा में हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे व्यक्ति की छवि रहती है जो हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण बनाए हुए होता है। इसके साथ ही हमारे मन के भीतर सुविधाओं के प्रति आकर्षण भी बना रहता है। यदि हमने सुविधाओं को उपलब्ध भी कर लिया होता है, तो उसके उपरांत उनके रख-रखाव हेतु हमें विशेष ध्यान देना होता है। अधिकांश कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते। इसके लिए हमें विशेष कौशल युक्त सहयोगियों की आवश्यकता होती है। अब यदि कोई भी व्यक्ति हमारा सहयोग करेगा तो उसको पारिश्रमिक तो देना ही होगा। ये पारिश्रमिक उस वस्तु के मूल्य से बहुत कम होते हुए भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बना रहते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये होता है कि हमें ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वह वस्तु कब अपना सहयोग समाप्त कर सकती है। इस चिंतावश हमें एक पर्याप्त धनराशि सदैव एकत्र करके रखनी होती है, जिसके लिए हम अपने दैनिक धन संग्रह को निर्धारित करते हैं। हमें इस बात के लिए चिंता भी रहती है कि किस प्रकार इनके रख-रखाव के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना पड़े। केवल और केवल ऐसी ही बहुत सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में भ्रमण करती रहती है। ऐसी स्थिति में हमारा मानसिक बल धीरे धीरे क्षीण अवस्था को प्राप्त करने लगता है। एक कमजोर मस्तिष्क जिसका मानसिक बल क्षीण होता चला जा रहा है, प्रत्येक विचार को समझने एवं कार्यान्वित करने में सक्षम नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क किसी ऐसे विचार की ओर भ्रमण करना प्रारंभ कर देता है जिसका संभवतः उसे भी ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व ऐसे जीवन को जीने के लिए बाध्य हो जाता है जिसमें चिंताएं, बाधाएं एवं परेशानियां अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो रही होती हैं। मानसिक बल एक अवस्था होती है जिसके द्वारा हमारा शारीरिक बल अपने लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध करा पाता है, यदि वह उच्च स्तर का हो। किंतु यदि यह सामान्य से निचले स्तर पर पहुंच जाता है तो हमारा स्वास्थ्य ऐसी स्थिति में प्रभावित हो जाता है एवं हमें औषधीय सहायता की आवश्यकता हो जाती है। एक कहावत प्रचलित है कि चिकित्सक, भवन निर्माता एवं अभिवक्ता अर्थात न्यायिक व्यक्ति यदि किसी के जीवन में प्रवेश कर लेता है तो उसका आर्थिक संग्रह धीरे धीरे रिक्त होना प्रारंभ हो जाता है। अब व्यक्ति के समक्ष दो ऐसे स्रोत बन जाते हैं जो उसके खर्चों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें पहला सुविधाओं के रख रखाव पर खर्चा एवं दूसरा इन तीन विभूतियों चिकित्सक, भवन निर्माता एवं अभिवक्ता अर्थात न्यायिक व्यक्ति के प्रति खर्चा। ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन का विकास करना लगभग भूल जाता है एवं केवल मानसिक भटकाव की स्थिति में आ जाता है। वह किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाता। वह केवल यही सोचता है कि किस प्रकार अत्यधिक परिश्रम करके अपने आर्थिक संग्रह को बढ़ाया जा सके। यदि उसका अधिकारी अथवा सहयोगी उसे अपशब्द भी कहता है तो भी वह उसके प्रति अपने निष्ठा को प्रकट करता है, बाकी उसकी आजीविका पर कोई संकट न आए। वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपने प्रगति के पथ को इतना अधिक प्रभावित कर लेता है कि जहां उसे 10% की वृद्धि मिलनी चाहिए वही वह 0.1% की वृद्धि में ही संतुष्ट रह जाता है। ऐसी प्रकृति को भी वह अपनी उपलब्धि मानता है एवं अपनी मानसिकता
को इस बात के लिए आश्वासन प्रदान करता है कि उसे अपने जीवन में एक प्रगतिशील वातावरण बन चुका है। एक सामान्य परिवार जिन विषयों को लेकर परिश्रम करता है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएं इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इन सभी के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। इन विषयों का आधार मुख्य तौर पर स्वतंत्रता होती है। यदि व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वतंत्र हो जाए तो ये सभी विशेषताएं उसे स्वयं ही उपलब्ध हो जाती हैं। किंतु अनगिनत विचारों के मध्य रहते रहते हम वैचारिक परतंत्रता को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह वैचारिक परतंत्रता ही है जो हमें सदैव परतंत्र मानसिकता के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य कर देती है। कल्पना करें, जिस पर आपका व्यक्तिगत नियंत्रण भी होता है, कि आप एक ऐसे जीवन का आनंद ले रहे हैं जिसमें आप उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर चुके हैं जिनके लिए आप प्रयत्नरत थे। ये सुविधाएं न केवल आपको प्राप्त हो चुकी हैं, अपितु आप पर्याप्त धन संग्रह के स्वामी भी बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप जिस प्रकार की अनुभूति को प्राप्त करते हैं वही वास्तव में आपके जीवन की जागृति का मुख्य प्रारंभ होता है। हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में संसाधनों का उपहार जन्म से ही दिया है। हमें केवल प्रकृति का धन्यवाद करते हुए उपलब्ध संसाधनों को उपयोग करना है एवं भविष्य के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना है। भविष्य वास्तव में उन्हीं लोगों का जागृत रहता है जिन्हें अपने विचारों पर संतुलन करना एवं श्रेष्ठ विचार का निर्माण करना आता है। इसे ही वैचारिक स्वतंत्रता कहा जाता है। जिस प्रकार पशु पक्षी एवं सभी वन्य प्राणी स्वयं के व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने व्यक्तिगत मानव जीवन को इसके श्रेष्ठ स्तर तक लेकर जाना है। जीवन को जीना एक कला होती है एवं जो इसे जीते हुए औरों का भी जीवन प्रकाशित कर सके उसे ही श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। हम सभी लोगों ने अपनी सुरक्षा हेतु एक विशेष योजना के विषय में सुना अवश्य होगा। इस योजना को मूल रूप से इंश्योरेंस क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जब कभी भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसे 3 दिशाओं में निर्धारित किया जाता है: प्राथमिक व्यक्ति, वित्तीय व्यक्ति एवं तृतीय व्यक्ति। हम इसे व्यावसायिक भाषा में फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड पार्टी के रूप में भी जानते हैं। इसका अर्थ अधिकांश लोगों को नहीं पता क्योंकि सुरक्षा भी हम पर एक प्रकार से थोप दी जाती है जिसके पीछे भय एवं अनिश्चित घटनाओं को कारण बताया जाता है। थर्ड पार्टी अर्थात तृतीय व्यक्ति उसे कहा जाता है जो हमारे किसी कृत्य के द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके वाहन से किसी व्यक्ति अथवा दूसरे वाहन को क्षति पहुंचती है तो वह व्यक्ति आपके लिए थर्ड पार्टी के रूप में जाना जाएगा। आपने जिस वाहन से उस व्यक्ति को ये क्षति पहुंचाई है सेकंड पार्टी कहा जाता है, किंतु फर्स्ट पार्टी का वास्तव में कोई भी समीकरण नहीं होता। अर्थात यदि आपको इस दुर्घटना में क्षति पहुंचती है उसका भी भुगतान आपके परिवार को दिया जाता है, आपको नहीं। अब आप ये सोचें कि मूल रूप से सुरक्षा के लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति जब स्वयं की ही सुरक्षा के सीमा क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है तो ऐसे इंश्योरेंस का क्या लाभ? इस बात को भी व्यावसायिक विभाग में इंश्योरेंस सेक्टर के रूप में प्रचलन में लिया जाता है। वह हमें ये कहकर ही यह इंश्योरेंस बेचते हैं कि आपके उपरांत आपके परिवार की जीवन शैली प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत जीवन किस रूप में हमारे समक्ष रहता है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता।
यदि मेरे इस जीवन में जीवित रहते हुए ही मैं अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा हूँ तो मृत्यु के उपरांत मैं किस प्रकार से आश्वस्त रह सकता हूँ? यह एक गंभीरता से विचार करने का विषय है। अध्याय के अंतिम चरणों में आपके समक्ष एक ऐसे विचार को रखना चाहेंगे जिससे आपको इस विषय की गंभीरता का अनुमान और स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जो लगातार स्वयं को धनवान लोगों की श्रेणी में स्थापित करके रखे हुए हैं, श्रीमान वॉरेन बुफेट जी का कहना है कि मैं अपने जीवन में वही करता हूं जो मुझे अच्छा लगता है। उनके विचारों में व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, अपितु धन को इस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए कि वह आपके लिए कार्य करें। उनके अनुसार व्यक्ति का कौशल एवं क्षमता उस समय अपनी श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है जब वह अपने कार्य से प्रेम करे एवं किसी भी अपेक्षा के लिए प्रेरित न हो। मित्रों, इस पुस्तक का मुख्य लक्ष्य ही आपको इस दिशा में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करना है। हम अगले अध्याय में अपनी शिक्षा के स्तर को सही अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे जो हम सभी के जीवन के लिए एक बहुमूल्य भूमिका निभाती है। अध्याय को पूरा सुनने के लिए आपको बधाई। आप संभवतः अच्छा अनुभव कर रहे होंगे क्योंकि सारांश में आपको वह बात सुनने को मिली है जिसका आपको जीवन से सीधा संबंध है। आशा करते हैं कि आपको ये पुस्तक लाभान्वित कर रही होगी। आपको यदि इस पुस्तक की प्रति चाहिए तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म भरें जिससे आपको पास ये पुस्तक सरलता से पहुंच सके। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। आप कृपया इस पुस्तक को अपने 5 साथियों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।